प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। बीच में कल आपकी वीडियो नहीं आ सकी और उसके लिए मैं आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी ही आपके टॉपिक हो जाए, पर किन्हीं कारणों से बिजी था, इसीलिए आपके वीडियो नहीं आई। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि विराम चिन्ह कहते किसे। आप सभी ने वाक्य के अंत में एक चिन्ह देखा होगा। कभी कभी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, कभी डंडा सा खींच दें, कभी फुल स्टॉप लगा दें, कभी कोमा लगा दें। तो ये सब जो है ये चिन्ह है, इन्हें सभी को विराम चिन्ह कहा जा, और इन्हीं से पता चलता है कि वाक्य किस प्रकार का है, वाक्य क्या कहना चाह रहा है। वाक्य की जो भाव है, भावना है, वो उन्हीं चिन्हों से पता चलती है कि वो प्रश्नवाचक हैं, वो आश्चर्य पैदा कर रहा है, या हम किसी को संबोधन कर रहे हैं। तो इन्हीं से पता चलता है कि वाक्य का भाव क्या है। इसी बात से हम अपनी शुरुआत करेंगे कि विराम चिन्ह क्या है। विराम चिन्ह क्या है? जिन चिन्हों की सहायता से हम वाक्य के भाव पता चले, उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि हिंदी का सिर्फ मात्र अपना एक ही निजी चिन्ह है, वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ही हिंदी का है, बाकी सभी इधर उधर दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। पूर्ण विराम, आप सभी पूर्ण विराम से पूरी तरीके से परिचित हैं। वाक्य के अंत में एक डंडा खींच दिया जाता है के बाद में, था के बाद में। जो सरल वाक्य होगा उसके अंत में एक डंडा सा ऐसे करके खींच देंगे, वो पूर्ण विराम है। अर्धविराम, अर्धविराम क्या है? जब दो स्वतंत्र वाक्य होंगे। दो स्वतंत्र वाक्य का मतलब है वह अपने घर जाता है किंतु स्कूल नहीं जाएगा, या वह बाजार से 10 रुपए किलो आम लाया, सेब 50 रुपए किलो थे। इनके बीच में ये चिन्ह लगा दिया जाएगा, इसे जो है अर्धविराम कहा गया। अर्धविराम पे क्या है कि अर्धविराम जो है वो कोमे से, जो कोमा होता है, कोमा से ज्यादा देर वहां ठहरना पड़ता है। एक वाक्य पहले पूरा करेंगे, फिर उसके बाद में अगला वाक्य शुरू होगा। इन दोनों के बीच के वक्त के लिए अर्धविराम, इन्हें पूरी तरीके से ध्यान रख लेंगे, नजर में अच्छी तरीके से निकाल लेंगे कि ये चिन्ह जो है इसी तरीके से आएंगे, चिन्ह ही बने हुए आएंगे प्रश्न में जो आएंगे, और उनसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा चिन्ह क्या है। पूछ लगा कि इनमें से कौन सा अर्धविराम है, या पूछ लगा कि चिन्ह दे करके पूछ लगा इस चिन्ह का नाम क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें से बनेगा। 1 नंबर का बिल्कुल छोटा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप देख लेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। अल्प विराम, अल्प विराम क्या है कि अल्प विराम में जब हम किसी को संबोधन करते हैं, या एक ही तरह के कई वाक्य आ जाएंगे, या जहां हमें कुछ पल के लिए ठहरना हो, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, इन सब के बीच में कोमा लगेगा, जैसे मैंने यहाँ कोमा लगाया हुआ है। इन सभी को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि इन सभी का क्या था, इन सभी का अपना एक अलग लय है, तो इसीलिए इन सभी को अलग अलग किया और इनके बीच में कोमा लगा दिया। यह अल्प विराम है। अपूर्ण विराम, न्यून चिन्ह या विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखो, कोलन डैश ये बीच में मैंने लगाया, और आप देख रहे होंगे यही कोलन डैश का प्रयोग, जो आप इसमें देख रहे हैं, यही कोलन डैश का प्रयोग मैंने जानबूझ करके इसके बाद में किया, यहाँ पे डैश से पहले ये विसर्ग चिन्ह इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि इसे विवरण चिन्ह क्यों कहा गया। विवरण चिन्ह इसीलिए कहा गया, यहाँ से ये हेडिंग खत्म हुई और इसके बाद में इसका विवरण शुरू हो जाता है, इसीलिए ये विवरण विवरण चिन्ह कहा गया है। दुख के बीच में भी यही लगता है, विसर्ग चिन्ह भी सही कहा गया। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जो है, क्या तुम खाना खाओगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है।
और यहीं के वाक्यों के बाद में ये चिन्ह लगा दिया जाता है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। विस्मयबोधक आश्चर्य के बाद में लगता है, जैसे अंग्रेजी भी वही है, हिंदी भी वही है। ओ, अरे, हाय, हाय ये क्या हो गया? तो हाय से पहले, हाय के बाद में, सॉरी, हाय लिखने के बाद में हम विस्मयबोधक चिन्ह लगा देंगे। निर्देशक डैश, जहाँ किसी शब्द को अलग अलग करना हो तो वहाँ डैश लगता है। जैसे कि अभी मैंने एक समास पढ़ाया था आपको, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया था कि निर्देशक या डैश लगता है, ठीक है। सॉरी, डैश जो है वो किसी वाक्य को शुरू करने के लिए या दो वाक्यों को अलग अलग करने के लिए लगाया जाएगा। योजक चिन्ह जोड़ने के लिए, वही द्वंद्व समास के बीच में संबंध स्थापित होगा उससे। और योजक चिन्ह का एक बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे, ये लाइन मैंने जान करके जोड़ी है यहाँ पे। किसी पंक्ति के अंत में कोई शब्द पूरा नहीं होने पर शेष खंड को लिखने के लिए, अक्सर कर आपने देखा होगा कि एक लाइन लिखते हैं, वहाँ शब्द पूरा नहीं हो पाता। जैसे कहीं स्वागत लिखना हो और स्व ही वहाँ आया हो तो आगत अगली लाइन में लिख देंगे, या विद्यालय लिखना हो लेकिन विद्या आ गया, आल्य वहाँ नहीं आ पाया, लाइन में जगह नहीं बची। तो ऐसा ये संबंध चिन्ह जो है हाइफन, ये छोटा डैश की तरह ही होता है, इसे लगा दिया जाता है और अगली लाइन से वही अधूरा शब्द पूरा, जो उसका बचा हुआ हिस्सा है वो पूरा कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने कोई लिखना था पूरा, तो को यहाँ लिख दिया और ई को यहाँ लिख दिया। अगर ये को यहाँ की जगह यहाँ होता, लाइन के अंत में यहाँ होता, तो ये ऐसे ही शुरू होता, ठीक है। अगला अवतरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह। किसी भी कथन को या किसी सार्वभौमिक सत्य को लिखने के लिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो हम लगाते हैं वो अवतरण चिन्ह ही होता है या उद्धरण चिन्ह। जैसे मैंने वाक्य में बना भी दिया, इसका वाक्य बनाया है आपका कि सूर्य पूरब से, मास्टर जी ने बताया कि सूर्य पूरब से निकलता है। मास्टर जी ने बताया हमें कि सूर्य पूरब से निकलता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य पूरब से ही निकलेगा, तो हमने इसे उद्धरण चिन्ह में लिख दिया। और यहीं आपका जो अल्प विराम था, अल्प विराम का भी वो प्रयोग हो गया यहाँ पर अर्थ में बाधा पड़ने पर, ठीक है। यहाँ अर्थ में बाधा पड़ी, मास्टर जी ने बताया, अब इसे अलग करना था तो इसलिए यहाँ मैंने कोमे का प्रयोग कर दिया, यानी अल्प विराम का आपका प्रयोग हो गया। लोप, अगला चिन्ह है लोप विराम या वर्जन चिन्ह। वर्जन चिन्ह का प्रयोग जहाँ हमें कोई भी वाक्य पूरा ना करके अधूरा छोड़ना होता है तो वहाँ हम लोप विराम लिख देते हैं, दूसरे के समझने के लिए या अपनी बात को कह देना और फिर उसमें से कुछ हिस्सा छुपा लेने के लिए। तो इसीलिए इसका नाम भी लोप ही है, लोप विराम या वर्जन चिन्ह। महाभारत का एक बहुत अच्छा प्रसंग आपने सुना होगा कि अश्वत्थामा हाथी को मार के जब भीम शोर मचा दे कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया, तो गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या सच में भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही युधिष्ठिर को कह रखा था कि आपको सिर्फ सच नहीं बोलना, आपको जो है सिर्फ सच नहीं बोलना, मैं आपसे झूठ बोलने के लिए कतई नहीं कह रहा। तो वो एक लाइन में अपने लोप विराम का प्रयोग करते हैं, वहां अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, और आगे वो अपनी बात को लोप विराम में रख देते हैं। तो वहां अब समझना द्रोणाचार्य जी को था कि किंतु हाथी का नाम ही तो अश्वत्थामा है, हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है। तो वहां द्रोणाचार्य जी जो है अपने पुत्र को मरा हुआ समझ लेते हैं और वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा प्रयोग हुआ लोप विराम चिन्ह का। अब अगला लाघव विराम है।
लाघव विराम का प्रयोग हम सभी करते हैं। लाघव विराम या संक्षेप सूचक जो है, इसका प्रयोग हम सभी करते हैं किसी भी शब्द को छोटा करने में। जैसे उत्तर प्रदेश पुराना लिख कर मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश। किसी भी शब्द को छोटा, उसके सामने हम एक जीरो शून्य सा बना देते हैं, ये लाघव विराम ही है, इस छोटा कर दिया। त्रुटि विराम, हंसपद, आप सभी लोगों ने देखा जब हम टाइपिंग करते हैं MS वर्ड में, तो जो शब्द गलत होता है उसके नीचे इस तरीके का रेड कलर का बना हुआ आ जाए, ये कैप्सी बनी हुई आ जाए, तो ये त्रुटि विराम है, हंसपद है। मतलब ये बताता है कि त्रुटि, ये शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है। कोष्टक चिन्ह, आप सभी ने देखा, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, शब्द विशेष को स्पष्ट करने के लिए। मतलब किसी भी लाइन को लिख रहे, वहाँ उसमें बीच में मुझे कहीं भी किसी शब्द का अर्थ लिखना या कोई बात जो है अलग से लिखनी समझाने के लिए, तो मैं वहाँ ब्रैकेट का प्रयोग करता हूँ और उस बीच में अपना शब्द लिख देता हूँ, तो वहाँ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होगा। तुल्यता बराबर, तुल्यता सूचक या बराबर चिन्ह, आप सभी हम गणित में इसका प्रयोग करते ही आ रहे, बराबर का चिन्ह। और तारक चिन्ह, तारक चिन्ह के लिए मैं आपको बताऊं, आप जब किताबें पढ़ते होंगे तो किताबों में कुछ जगह ऐसा होगा जहां प्लस का निशान या स्टार स्टार लगा दिए जहाँ, या गुणा के चिन्हों से भी इसे वो करा जा, तो वहाँ क्या होता है कि उसकी जो टिप्पणी होती है, यानी उसके बारे में यदि कुछ अलग से बताना होता है, वहाँ इसका प्रयोग ऐसी जगह होगा जहाँ अलग से उसके बारे में कुछ टिप्पणी करनी होगी या किसी चीज का अर्थ बताना होगा या कुछ विशेष तो होगा, तो वहाँ फिर किताब के नीचे पेज पे उसकी व्याख्या कर दी जाती है कि ये इसलिए है। मैंने लिख भी दिया कि किताब में किसी विशेष लाइन के नीचे फिर पेज के आखिर में उसकी टिप्पणी की जाती है। जैसे लुसेंट की, यदि आप ज़्यादातर लोग किताब पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, रेल मंत्रालय के बारे में बताया गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया था और फिर जनसंघ की स्थापना में लग गए थे, तो उसे बाद में नीचे नोट करके लिखा गया है ऊपर स्टार स्टार करके। इस तरीके से कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर एनसीईआरटी की किताबों में यही होता है कि एनसीईआरटी किताबों में स्टार लगा दिया जाता है और उसके नीचे फिर लिख दिया जाता है कि ये बात जो है विशेष पृष्ठ, विशेष गजट की वहाँ से उठा करके फला नंबर से ये यहाँ दर्शाई गई है, तो वहाँ तारक चिन्ह का ही प्रयोग होता है। आज का टॉपिक इसी के साथ आपका ख़त्म हुआ। ये मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा चिन्ह बताता और चिन्ह की पहचान बताता और मेरा काम पूरा हो जाता, लेकिन मैंने थोड़ा इसके बारे में उल्लेख इसलिए किया है कि अभी आपका RO वाला पेपर भी है, कुछ लोगों का रेडियो ऑपरेटर का भी है, और हो सकता है कि जैसी भर्ती है और जैसा कंपटीशन है उसी हिसाब से यूपी पुलिस का पेपर भी इतना टफ किया जाए कि आपको ये सामने की परिभाषा दी जाए या सामने का इसका प्रयोग पूछा जाए और फिर पूछा जाए कि कौन सा चिन्ह यहाँ प्रयोग होगा। तो इस बार के कंटेंट को, इस बार के पेपर को और भर्ती को देखते हुए मैंने ये थोड़ा सा कंटेंट जो है आपका बढ़ाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप तैयारी अच्छे से करें और ये सोच कर करें कि हो सकता है कि पेपर टफ बना दिया जाए। इसी के साथ मैं एक नई वीडियो की ओर चलता हूँ और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके लिए एक नई वीडियो बना करके लेगा हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।